हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? एक बार सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर हो चुका है। अगर आपने उसको किसी भी रीजन से स्किप कर दिया हो तो पहले उसको आप कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर आज के सेशन को भी हम लोग साथ में ही लेके चलेंगे। ठीक है, अभी आप जिस लेक्चर पे हो उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज स्किप हुई है तो वो भी बाद में जरूर देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि कोई ना कोई, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको, ठीक है, मिसिंग लगे या कुछ आपको छूटा हुआ लगे। हर चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है और आपके जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चीजें हैं, सारी चीजों को एक सम अप करके आपके सामने पेश किया गया है। तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। बस आप फुल कंसंट्रेशन के साथ क्या करोगे, आप लेक्चर देखोगे। ठीक है, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे यार ये सब्जेक्ट तो पहले से ही पढ़ रखा है, मुझे सब आता है। ठीक है, यही सोच आपको क्या करती है, थोड़ा सा पीछे कर देती है। और क्या होता है कि आप कटाफ से पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा पहले रुक जाते हो और ये होता है यार पढ़ तो रखा था लेकिन क्यों फेल हो गए। क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस ले डूबता है, आपको लगता है यार इतना सरल सब्जेक्ट है, आता है तो है ही हमें। ठीक है, तो हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यही सरल सब्जेक्ट 15 नंबर का लगभग हर साल आता है, 10 से 15 नंबर का। और इसी छोटे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप छोटी छोटी चीजें गलत कर देते हो, बहुत नॉमिनल चीजें, बहुत छोटी चीजें। तो उन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को अच्छे से करते हुए हम लोग अब, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही, जिससे आपको सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सब्जेक्ट हैं धीरे धीरे करके आपको एक एक मिलते रहेंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यूअस होती रहेगी। उसमें कोई भी उसमें ब्रेक नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। बाद में हम लोग क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग थ्योरी पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर। ठीक है, टिम्बर में हम लोग एक से एक अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे। तो देखिए, हम लोग टिम्बर में एक चीज ये जानने वाले हैं कि सबसे पहली चीज कि टिम्बर को टिम्बर ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये जो लकड़ी टर्म था इसकी इंग्लिश वुड थी, तो बाद में ये टिम्बर कब आया, कैसे आया, ठीक है, टिम्बर क्यों बोलने लगे, कब से बोलने लगे। तो रीजन ये है कि ऐसे वुड्स, ठीक है, जो इंजीनियरिंग पर्पज में यूज किया जाए, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क्स में यूज किया जाए और जिनका डायमीटर कम से कम 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है, उनको हम टिम्बर बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि ऐसे ऐसे वुड्स जिनका, ठीक है, जिनका काम इंजीनियरिंग पर्पस में लिया जाए, इंजीनियरिंग वर्क्स में लिया जाए, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन वर्क में किसी में यूज किया जाए, या और उनका डायमीटर, ठीक है, कम से कम 60 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, टिम्बर। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद, ठीक है, तो दूसरा काम क्या है, यानी कि हम बोल सकते हैं या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि टिम्बर को जलाने के अलावा अगर किसी और काम में ले रहे हैं यूज, किसी काम, या भी जलाने के अलावा, ये नहीं मतलब कि लकड़ी को हम लेकर के मार रहे हैं किसी को। ठीक है, टिम्बर को जलाने के अलावा किसी अन्य काम में ले रहे हैं, यानी कि वुड को जलाने के अलावा किसी अन्य काम में ले रहे हैं तो वो टिम्बर हो जाती है। ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में या किसी इंजीनियरिंग वर्क में अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर बाकी लकड़ी को सभी अंत में तो आप जला ही सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टिम्बर। फिर इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। देखो, मेरिट्स इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ पहले डिमेरिट्स देखते हैं, मेरिट्स तो बहुत सारे हैं। डिमेरिट्स, सबसे मेन डिमेरिट्स है, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि टिम्बर फायर प्रूफ नहीं होता, तो आग लगने के चांसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा, इसमें डिफेक्ट्स, जो मतलब कि इसमें डिजीज लगने के चांसेस होते हैं, जैसे दीमक वगैरह लग जाते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तीसरा, अगर इसको सही से ना रखा गया, ठीक है, तभी इसमें दीमक लगते हैं, वरना चलती है लकड़ी बहुत अच्छी है। तीसरी चीज ये है कि अच्छी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया और बहुत कॉस्टली हो गया है। ठीक है, लकड़ियां इतना ज्यादा कॉस्टली हो गई हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ वाली लकड़ी जैसे शीशम वगैरह की लकड़ी, ठीक है, सागौन की लकड़ी, ये सारी लकड़ियां बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई हैं। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें इसमें मेरिट्स ही हैं, यानी कि इसकी अच्छाइयां ही हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं एक एक चीज के बारे में कि इसमें सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इजीली अवेलेबल है। ठीक है, आपके आसपास में मिल जा रही है। ठीक है, फिर दूसरी चीज, इस पे किसी भी तरह से काम करना आसान है, मतलब कि आप काटिए पीटिए उसको, फिर ठीक है चिराई कीजिए, किसी फॉर्म में चेंज कर दीजिए, वर्केबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है।
तीसरा, इसके ऊपर क्या है कि इसके किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, किसी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और इसमें क्या है कि कम से कम हम चाहे तो वेस्टेज निकालें, ठीक है, बहुत कम वेस्टेज निकाल कर भी इसको हम कुछ ना कुछ अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। और जो वेस्टेज निकलता है वो यूज हो जाता है, मतलब जलाने में या किसी और काम में। फिर इसमें क्या होता है कि किसी भी तरह इसका क्या होता है कि ये जैसे अगर अच्छे से इसकी सीजनिंग हुई है तो क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है बिजली का, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी खत्म। अगर अच्छे से सीजनिंग हुई है तो इसमें क्या है कि ये इसमें डिजीज वगैरह भी नहीं लगती, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, एज बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ तो होती ही होती है, ठीक है। और अच्छे से अगर इसकी, ठीक है, पॉलिश वगैरह कर दे तो ये बहुत सालों तक चलता है, पेंटिंग वगैरह कर दे तो, ठीक है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। फिर इस पे क्या है कि कील वगैरह भी ठोकना आसान, मतलब कुछ भी काम करना, जो मैंने आपको बताया था वर्कबिलिटी, वो चीजें भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो ये सब इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स हो गए, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो जैसे जो इसमें क्या है कि इसका हार्ट से एनुअल रिंग, ये सारी चीजों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिलहाल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन में आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आपने आज तक 3-4 या बहुत ज्यादा 5 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रखा होगा। यहाँ पे आपको और भी चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, ठीक है, क्या, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर। देखिए इसमें सबसे पहले तो वो बताएंगे जो आपने अभी तक पढ़ रखा है, ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ रखा है सबसे पहले वो क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन लिखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, ठीक है। और सबसे पहला अकॉर्डिंग टू ग्रोथ हो गया, और इसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू वेदर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेदर, फिर अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हार्डनेस, और फिर इसके बाद फिर है अकॉर्डिंग टू पोजीशन। देखो ये आपने पढ़ रखा है, ये 4 मैं आशा करता हूँ आपने पढ़ रखा है, तो पहले इसको अच्छे से एक बार अच्छे से समझ लीजिए फिर से, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू ग्रोथ में आपका क्या होता है कि एक आपका अकॉर्डिंग टू ग्रोथ में 2 टाइप के टिम्बर्स होते हैं, 2 टाइप के ट्रीज होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ में एक तो होता है आपका इनवर्ड और दूसरा होता है आउटवर्ड, ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब देखो ये जो इनवर्ड और आउटवर्ड है इसको हम लोग, ठीक है, और भी 2 नामों जानते हैं, इनवर्ड, या इसको लिख सकते हैं एंडोजेनस। क्या है, एंडोजेनस। और अभी एंडोजेनस में दूसरा क्या होता है आपका, एक्सोजेनस। क्या है, एक्सोजेनस ट्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेदर की बात करें तो देखिए एवरग्रीन, जैसे आपने हिंदी में समझा होगा, सदाबहार, ठीक है, एवरग्रीन, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, कोनीफेरस। क्या है, कोनीफेरस। और दूसरा क्या है आपका, सीजन, या इसी को हम बोल देते हैं डेसिडुअस। हार्डनेस की बात करें तो एक आता है आपका सॉफ्टवुड, और दूसरा फिर क्या होगा, आप लोग समझ ही गए होंगे, दूसरा आपका है हार्डवुड। क्या है, हार्डवुड। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में एक आपका स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग, या इसी को हम बोल सकते हैं लिविंग टिम्बर, ठीक है, लिविंग। फिर दूसरा आपका डेड टिम्बर, और तीसरा इसमें आएगा आपका कन्वर्टेड टिम्बर, ठीक है। देखिए ये 4 आपने पढ़ रखा है, मैं आशा करता हूं। तो अब एक एक चीज हम इसमें बताते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू ग्रोथ के हिसाब से देखें, यानी जब जो प्लांट है वो जब ट्री बन रहा होता है, ठीक है, तो उसमें अगर वो ट्री जो है, ठीक है, सिर्फ अपने लेंथ के डायरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं पौधा ऐसे कुछ है, ठीक है, और ये ऐसे पौधा बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये जो सिर्फ है लंबाई की डायरेक्शन, अपनी लेंथ की डायरेक्शन ऊपर फिर बढ़ रहा है, ठीक है, इसका जो ये स्टेम है ये नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मोटा नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स या एंडोजेनस ट्री, जैसे बांस, ठीक है, या जो लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है, ताड़ वगैरह के, ठीक है।
और आउटवर्ड एक्सोनेस की बात करें तो ऐसे जो ट्री होंगे जो लंबाई में भी बढ़ेंगे, लेंथ के डायरेक्शन में भी बढ़ेंगे, और इसका क्या होता है कि मोटाई भी बढ़ती है, ठीक है, जैसे आम, जामुन, ठीक है, नीम, शीशम, ठीक है, ये सारे ट्रीज। अकॉर्डिंग टू वेदर बात करें तो देखते होंगे आप लोग सदाबहार पेड़ जो हमेशा हर मौसम में हरे भरे रहते हैं, जैसे आपका सफेदा जिसको यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, ठीक है, और या उसी को हम लोग कोनीफेरस बोलते हैं क्योंकि उसकी जो पत्तियां होती है वो नुकीली होती हैं। और सीजन की बात करें तो जैसे पतझड़ में, ठीक है, जो पौधे अरे जो पेड़ जो है जिनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं, वो हो जाती हैं आपकी सीजन, ठीक है। तो आम, नीम, जामुन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं, सीजन पेड़ होते हैं, ठीक है। फिर हार्डनेस की बात करें तो सॉफ्टवुड और हार्डवुड, सॉफ्ट ट्री या हार्ड ट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे ट्रीज जिससे आपको सॉफ्ट वुड मिले, ठीक है, बहुत सॉफ्ट हो, ठीक है, और दूसरे ऐसे ट्री जिससे हार्ड वुड मिले आपको, ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन। और लास्ट है आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन में स्टैंडिंग या लिविंग टिम्बर का मतलब ये है कि आपका जो टिम्बर है वो अभी क्या है, लिविंग फॉर्म में है, यानी उसमें अभी जो उसके रूट्स हैं, जिसको जड़ बोलते हैं, रूट्स से सैप यानी कि उसका भोजन जो है, यानी उसका जो खाना है, सैप मतलब रस जो उसमें है वो ऊपर तक जा रहा है और पेड़ हरा भरा बना हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, स्टैंडिंग या लिविंग टिम्बर। उसी पेड़ को अगर उसके रूट से अलग कर दिया जाए, उसकी जड़ों से अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका डेड टिम्बर, ठीक है। और उस डेड टिम्बर से क्या करें हम, पेड़ पत्तियां जो है, पत्तियां वगैरह काट लें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, ठीक है, और उसके सारे लट्ठे वगैरह मतलब एक एक स्टेम, एक एक ब्रांच अलग कर दे, तो वो उसको पत्तियां हटा दे तो वो बन जाता है आपका लॉग टिम्बर, ठीक है, लॉग। और लास्ट में जब उसको हम किसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं लकड़ी को, ठीक है, वुड को किसी फॉर्म में चेंज कर देते हैं टिम्बर को, तो क्या बन जाता है आपका कन्वर्टेड टिम्बर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं जो आपने मे बी अगर पढ़ा भी होगा तो मैं 200% श्योर हूं कि आपने स्किप कर दिया, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो आप अब हम लोग जो नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन है उस पे पढ़ते हैं, उसको ध्यान देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैसे आपका है ग्रेडिंग के हिसाब से है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से है, सीजनिंग के हिसाब से है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं आपका क्या, नेक्स्ट आपका फिफ्थ आपका है अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग, ठीक है। दूसरा सिक्स आपका है अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर अकॉर्डिंग टू सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और 8 आपका है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। लास्ट आपका है अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी, ठीक है, लिख सकते हैं बस, ठीक है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग की बात करें तो इसमें दो टाइप होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग में आपका है सबसे पहला कॉमर्शियल ग्रेडिंग, और दूसरा है आपका इसमें स्ट्रक्चरल ग्रेडिंग, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो देखिए इसमें क्या है आपका, 3 ग्रुप में ये बटा होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या होता है आपका, ग्रुप ए में होता है जैसे एबव 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एबव 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा 9.8 टू 12.5। लास्ट है आपका बिलो, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं इसको 5.6 टू
9.8। ये 3 क्लासिफिकेशन होते हैं आपके किसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से। अब इसके आगे जो है, ठीक है, ये तो आपका होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से 9.8 टू 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी आपका ग्रुप सी में, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आपका होता है हाईली रिफ्रैक्टरी, ठीक है, हाईली रिफ्रैक्टरी। दूसरा है आपका मॉडरेटली, ठीक है, और तीसरा है आपका नॉन रिफ्रैक्टरी। क्या है, नॉन रिफ्रैक्टरी, ठीक है। फिर ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है आपका कि जैसे हमने इसको 3 क्लास में इसमें बांट दिया, क्लास, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। देखो अभी एक एक चीज हम आपको फिर से डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग नोट भी करते चलना। क्लास ए में होता है कि जिसका ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, अबव 120 मंथ्स हो, ठीक है, यानी कि कितना हुआ, 10 ईयर। दूसरा होगा 60 टू 120 मंथ्स, और क्लास सी आपका होगा बिलो 60 मंथ्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बिलो 60 मंथ, ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू ड्यूरेबिलिटी। और लास्ट आपका अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी में आपका आएगा, एक तो है मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, मैक्रो स्ट्रक्चर, और दूसरा आपका आएगा माइक्रो स्ट्रक्चर। क्या है, माइक्रो स्ट्रक्चर। देखिए माइक्रो स्ट्रक्चर में ही आपके क्या आते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, या फिर सैप है, ठीक है, कोर है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और ठीक है, जैसे आपका मेम्ब्रेन वगैरह भी आ जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन। देखिए अब चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक चीजों के बारे में। जो इसके पहले का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा वो आपने डिटेल में पढ़ रखा है पहले ही, ठीक है, और आपको रिवीजन भी अच्छे से हो गया, आपने नोट भी कर लिया। अब जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग में, जैसे ग्रेडिंग के हिसाब से अगर हम टिम्बर को क्लासिफाई करें तो 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, कॉमर्शियल और स्ट्रक्चरल में। यानी कि किस तरह का उसका ग्रेडिंग है, किस पर्पज यूज है, कॉमर्शियल में या स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ट्री जो है वो आपका, उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, 12.5 से अबव रहेगी तो ग्रुप ए में बोलते हैं, और ग्रुप बी में 9.8 टू 12.5 और 5.6 टू 9.8 ग्रुप सी में। सीजनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये होता है आपका एक, जैसे जिसकी सीजनिंग बहुत अच्छे से कराई गई हो, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं हाईली रिफ्रैक्टरी, और जिसकी मीडियम सीजनिंग कराई गई हो, ठीक है, उसको मॉडरेटली, और जिस ट्री की सीजनिंग ही ना कराई गई हो टिम्बर की, वो आपका हो जाएगा नॉन रिफ्रैक्टरी। ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो ऐसे ट्रीज है टिम्बर जिनकी, ठीक है, जिनके लाइफ जो है, ठीक है, ड्यूरेबल जो हो वो कम से कम 120 मंथ ड्यूरेबल हो, यानी कि उससे ज्यादा ही हो, तो वो क्या हो जाते हैं, क्लास ए। और क्लास बी में क्या होता है, 60 टू 120 मंथ, और क्लास सी में बिलो 60 मंथ। और लास्ट आपका है अकॉर्डिंग टू विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका 2 टाइप के होते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जिसको आप खुली आंखों से डायरेक्ट देख सको, ऐसे ट्रीज। और माइक्रो स्ट्रक्चर में, ठीक है, ऐसी चीजें जो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, आपको, ठीक है, लेंस वगैरह यूज करना पड़ता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर, ठीक है। मैं, ठीक है, 200% श्योर हूँ कि ये सारे क्लासिफिकेशन आपने शायद ही कभी पढ़ रखे होंगे, ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट कर लो। मे भी अगर एग्जाम में आ जाता है तो एटलीस्ट बाकी लोगों से आपको ये चीजें पहले से पता रहेंगी, और आप तुरंत क्वेश्चन पे देखते ही टिक कर जाओगे, आपको सोचने का भी समय नहीं लेना पड़ेगा, 2 सेकंड में आपका तुरंत हो जाएगा। आप सोचोगे कि हाँ ये तो मैंने पढ़ रखा है, और जो नहीं पढ़े होंगे तो कहेंगे यार टिम्बर चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, ये चीज कहाँ से आ गई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपका तुरंत का तुरंत सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में,
हम लोग बात करेंगे अब सबसे पहले स्पेलिंग ऑफ ट्री के बारे में, ठीक है, कि इसके या हम लोग क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री। देखिए क्रॉस सेक्शन जो है उसमें हम जानेंगे कि ट्री को अगर काटा जाता है बीच से तो उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखती हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या काम होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हम लोग ट्री को, इसमें ये जो आपके पास ट्री है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काट के इतना हमने निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने बना दिया, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ आपका ये पिक्चर बनती है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, ठीक है, ये आपका ये एक फिर इधर, ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इसको बना देते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री, या टिम्बर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आएगी क्या, पिथ। नंबर 2 आएगा आपका हार्ट वुड। नंबर 3 आपका आएगा पिथ हार्ट वुड, फिर आपका सैप वुड। नंबर 4 आपका कैम्बियम लेयर। नंबर 5 आपका है बार्क, ठीक है, बार्क जिसमें आपका इनर, ठीक है, इनर और क्या है, इनर और आउटर, 2 बार्क होते हैं, ठीक है। 6 है आपका मेडुलरी रेज, और 7th है आपका एनुअल रिंग्स। इसी को एनुलर भी बोलते हैं, ठीक है, एनुलर भी अगर कहीं लिखा है तो वो गलत नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो हमने काट के निकाला, ठीक है, इसकी पिक्चर यहाँ बनाई, तो ये जो बीच में आपको डार्क सा दिख रहा है ये होता है पिथ, ठीक है। जब प्लांट जो मतलब कि जो आपका ट्री है, जब वो प्लांट होता है, जब प्लांट से ट्री बन रहा होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पिथ होता है, और इसी में उस समय सैप भी रहता है, और यही सैप, ठीक है, क्या करता है, पेड़ को, ट्री को बढ़ाता है, मोटा भी करता है, लंबाई के डायरेक्शन में भी बढ़ाता है, और रूट्स से क्या होता है, सैप आता है इसमें, ठीक है। ये सेंटर पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा डार्क आपको दिखता है, किसी भी आप ट्री को काटोगे तो उसके क्रॉस सेक्शन में आपको सेंटर पार्ट थोड़ा सा डार्क आपको दिखता है, ठीक है। फिर हार्टवुड की बात करें तो हार्टवुड क्या होता है कि हार्टवुड पिथ और सैपवुड के बीच में होता है। सबसे पहली चीज ये कुछ हार्टवुड आपका रहेगा, और यहाँ पे सैपवुड और अंदर आपका पिथ है। तो इसमें क्या होता है, हार्टवुड का काम क्या होता है कि एक तो पिथ की, ठीक है, पिथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा काम ये होता है कि पिथ से ही, ठीक है, पिथ जब बढ़ता है, बड़ा होता है तो वो हार्टवुड बनता है, ठीक है। इसी तरह चीजें बनती बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है, पिथ हार्टवुड, और हार्टवुड में, ठीक है, हार्टवुड मैंने बताया आपको, इसको क्या, पिथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसी के थ्रू, ठीक है, फिर आगे आता है सैपवुड, ठीक है। सैपवुड में क्या होता है, पूरा का पूरा सैप रहता है, ठीक है, यानी कि इसी में इसका क्या रहता है, भोजन रहता है, खाना रहता है, रस रहता है, ठीक है, जिससे पेड़ जो है, ट्री जो है वो क्या करता है, बढ़ता है, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ये हार्टवुड के बाद, हार्टवुड और कैम्बियम लेयर के बीच में होता है, ठीक है, और सैप जो वुड जो होता है, इसी से आपके पूरे पेड़ की वृद्धि होती है, ठीक है, बढ़ता है वो। अब उसके बाद अगर बात करें कैम्बियम लेयर की, तो कैम्बियम लेयर हम बोलेंगे कि सैपवुड और, ठीक है, कैम्बियम लेयर कुछ यहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है, सैपवुड और बार्क के, यानी कि जो छाल है, बार्क मतलब छाल है, उसके बीच में होता है। और कैम्बियम लेयर, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, ये जब पौधा पेड़ जब बढ़ रहा था, मोटा हो रहा होता है, तो क्या होता है कि एक एक लेयर, ठीक है, वापस में बदलती जाती है, वापस जैसे समय के साथ कैम्बियम लेयर सैपवुड में, सैपवुड हार्टवुड में, ठीक है, ये जो बीच की जो रिंग्स हैं ये मोटी होती जाती हैं, ठीक है, बढ़ती जाती हैं। और पिथ के पास का, ठीक है, रिंग थोड़ा सा कम स्पष्ट होता है, कम आपको अच्छा दिखाई देता है, कम साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैम्बियम लेयर। और बार्क की बात करें तो जो छाल है, बाहरी छाल और अंदरूनी छाल, यानी इनर बार्क और आउटर बार्क की बात करें तो आउटर बार्क थोड़ी सी खुरदुरी होती है, देखने में कम सुंदर होती है, ठीक है, और
कुछ पौधों की छाल वगैरह हम यूज करते हैं औषधीय के रूप में, जड़ी बूटी वगैरह के रूप में, तो कोई उसका खास काम नहीं होता है, ठीक है, बस जलाने वाला काम में या कभी कभी दवाइयों के काम में आता है। और इनर बार्क जो होती है वो मेन लेयर होती है जहां तक सैप पहुंचता है, ठीक है। फिर मेडुलरी रेज की बात करें तो ये जो आपको ये, ठीक है, ये इस टाइप से बने हुए दिख रहे हैं, ठीक है, यही है आपके क्या मेडुलरी रेज, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे एनुलर रिंग्स को बांध के रखते हैं और दूसरा काम इनका ये होता है कि जो सैप है वो पूरे पेड़ में पहुंचाना इनका काम होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका मेडुलरी रेज, ठीक है। लास्ट है आपका एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स के मतलब कि एनुअल रिंग्स जो है यहाँ पे ये जो एक एक रिंग आपको दिख रही है इसी को हम लोग बोलते हैं एनुअल रिंग। और इसका एनुअल रिंग बोलने का मतलब ये है कि हर एक पेड़ लगभग एक साल में एक रिंग इसमें बना लेता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये पुराना होता जाता है, ठीक है, उतने ही मतलब कि जितने साल का जितने भी ईयर का जितना भी ईयर ओल्ड आपका ट्री है उतने ही इसमें एनुअल रिंग्स बने रहते हैं। तो आप इसको काउंट करके बता सकते हो कि आपका जो ट्री है वो कितना पुराना है। इसमें एक चीज ये होती है कि जो पिथ के आसपास के हार्टवुड के आसपास के एनुअल रिंग्स होते हैं वो थोड़े से कम साफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उनको काउंट करना हो सकता है थोड़ा आपको टफ हो, ठीक है। तो ये आपकी चीजें क्या है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री में आपको मतलब इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि हमें दिखती है। पिथ, हार्टवुड, सैपवुड, कैम्बियम लेयर, इनर बार्क, आउटर बार्क, मेडुलरी रेज और एनुअल रिंग्स, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि हम लोग जो ट्री है उसकी एज का पता कैसे लगाते हैं, तो आप आंसर में क्या टिक करोगे, एनुअल रिंग से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री। फिर इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि फेलिंग ऑफ ट्री, कन्वर्जन ऑफ ट्री, सॉइंग ऑफ ट्री, ठीक है, फिर सीजनिंग, प्रिजर्वेशन, ये सारी चीजों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसमें, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक आज आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म हो 10-15 मिनट रिवीजन करिए और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले चीजों को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, टेस्ट सीरीज देते रहिए, ठीक है, उसमें आपका ही भला है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।